हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रिलेश कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा चीज़ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म किया था। और उसके बाद का अगर हम टॉपिक देखें तो एनसीईआरटी ने जो मेंशन की है क्लास 12th के लिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वो है गैमीटोजीनेसिस। तो गैमीटोजीनेसिस वर्ड को अगर हम देखें तो वर्ड से ही पता चल रहा है गैमीट प्लस जीनेसिस, यानी दो वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए गए। गैमीट का मतलब जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड फॉर्म में है, और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी गैमीट के फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमीटोजीनेसिस। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जो है गैमीटोजीनेसिस को मेंशन किया हूँ, आप जो है इसको क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी इसको बता दे रहा हूँ, आप क्लियर रूप से डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड हैप्लॉइड जर्म सेल्स इन द गोनाड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is known as गैमीटोजीनेसिस। अब जो ह्यूमंस के अंदर गैमीट बनते हैं, तो ये जो बच्चे गैमीट्स बनेंगे तो ये गैमीट टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ह्यूमंस में मैंने बताया था कि दोनों को इंक्लूड किया गया है, एक मेल आ जाते हैं और फीमेल्स आते हैं। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनता है मेल का, वह मेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, जबकि जो फीमेल गैमीट बनता है तो उस ओवम यानी जो फीमेल का गैमीट होता है उसको बोलते हैं ओवम। अब ये भी जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो यह प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजीनेसिस, और जब ओवम का फॉर्मेशन होता है तो ओवम प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओवोजीनेसिस। तो द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजीनेसिस। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग शुक्रजनन कहते हैं, और द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवोजीनेसिस। अंड निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग अंड जनन कहते हैं। तो पूरा जो गैमीटोजीनेसिस होते हैं वो दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका स्पर्मेटोजीनेसिस और दूसरा हो जाता है ओवोजीनेसिस। आज जो हम अब वन बाय वन करके एक्सप्लेन करें तो जो हमारा फर्स्ट है स्पर्मेटोजीनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटोजीनेसिस का प्रोसेस होता है यह होता कहाँ पे है? गोनैड्स ग्लैंड में। कहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग को? गोनैड्स ग्लैंड में। अब ये जो गोनैड्स ग्लैंड होते हैं तो बोलते किसको है गोनैड्स ग्लैंड? तो गोनैड्स ग्लैंड में दो चीज को इंक्लूड किया गया है, एक है हमारा टेस्टिस और कौन है? ओवरी। तो टेस्टिस एंड ओवरी आर नोन एज गोनैड्स ग्लैंड। टेस्टिस और ओवरी को हम लोग गोनैड्स ग्लैंड कहते हैं। तो इसमें जो टेस्टिस होता है तो टेस्टिस के अंदर होती है स्पर्मेटोजीनेसिस की क्रिया, लेकिन जो ओवरी होता है तो इस ओवरी के अंदर होता है ओवोजीनेसिस की क्रिया। लेकिन अगर हम बात कर ले कि जो टेस्टिस है जहां पे स्पर्मेटोजीनेसिस की प्रक्रिया जो होता है, जो प्रोसेस होगा स्पर्मेटोजीनेसिस का, वह टेस्टिस में कहाँ होता है? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में टेस्टिस के बारे में एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था कि टेस्टिस के अंदर एक डक्ट होती है, बहुत ही क्वाइल्ड होती है, वेरी क्वाइल्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस डक्ट। सेमनीफेरस डक्ट। तो टेस्टिस में जो सेमनीफेरस डक्ट होती है और इसी सेमनीफेरस डक्ट के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो हमारा रहता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होता है ये आपको लीडिंग और सर्टोली सेल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होता है इसमें डिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, और यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है यह डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद जो होता है सेमनीफेरस डक्ट के अंदर
टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो वह प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल में, यह आपको स्टार्ट होता है 11 to 13 ईयर्स में। स्टार्ट जब होता है वो कितने ईयर्स में होता है? 11 to 13 ईयर्स में। लेकिन जो ओवोजेनेसिस की प्रोसेस होता है, तो अगर हम कंपैरिजन करें मेल के फीमेल से, तो फीमेल जो होती है वो बिफोर मैच्योर्ड हो जाती है देन मेल। तो इनमें जो ओवोजेनेसिस की प्रोसेस होता है वह 9 ईयर टू 11 ईयर में ही स्टार्ट हो जाता है। अब स्पर्म बनने की प्रोसेस को मैंने अभी बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और यह प्रोसेस जो होता है टेस्टिस के सेमिनिफेरस डक्ट में होता है, और सेमिनिफेरस डक्ट के अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है उसके डिवीजन से हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लें कि इजी वे में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाने का प्रयास किया हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होता है यह 3 फेज में कंप्लीट होता है। पूरा स्पर्म जो बनते हैं वो कितने फेज में बनते हैं? 3 फेज में बनते हैं। इसमें जो 3 फेजेस है वह फर्स्ट फेज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फेज, सेकेंड को बोलते हैं हम लोग ग्रोथ फेज, और थर्ड को बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वह कितने फेजों में होती है? 3 फेज में। मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट फेज को बोला गया है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। अब हम लोग 1 by 1 करके इसको जानते हैं। टेस्टिस के अंदर मैंने बताया कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं सेमिनिफेरस डक्ट में होते हैं, और सेमिनिफेरस डक्ट में जो होता है हमारा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसके लीड करता है, अंदर में इम्बेडेड रहते हैं। तो अंदर में जो इम्बेडेड रहता होता है हमारा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये डायप्लॉइड फॉर्म में होता है। 2n का मतलब होता है डायप्लॉइड, और n का मतलब हैप्लॉइड। आपने रिप्रोडक्शन के फर्स्ट लेसन में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। तो जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है वो डायप्लॉइड्स होते हैं, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है ह्यूमंस में वह होता है 46। अब ये जो डायप्लॉइड सेल्स है इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो माइटोसिस डिवीजन होता है। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन फेज को डिफाइन कर ले तो वही ये होता है जहां पे माइटोसिस डिवीजन होती है। माइटोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई सेल्स जो है 2n हो, सेल्स क्या हो? 2n हो, और डिवाइड होकर वो 2n ही डायप्लॉइड स्ट्रक्चर का ही निर्माण करता है, तो वह प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। तो 3 फेज में फर्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है वो डायप्लॉइड होती है, और डायप्लॉइड होने के कारण इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं डायप्लॉइड फॉर्म में। अब इसके अंदर होता है माइटोसिस डिवीजन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोसिस डिवीजन किस फेज में होता है भाई, तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस डिवीजन होती है। तो ये भी माइटोसिस है। मैंने भी बताया कि 2n से 2n यानी डायप्लॉइड था, माइटोसिस डिवीजन हुआ और डायप्लॉइड से डायप्लॉइड सेल्स हुई। और इसके अंदर ये जो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन था तो यहाँ पे 2 बने, और फिर से जो होता है सेकेंड टाइम डिवाइड करता है और 4 डायप्लॉइड सेल्स का निर्माण करता है। अब ये जो 4 डायप्लॉइड सेल्स माइटोसिस डिवीजन द्वारा होता है तो वह पूरे फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। अब ये जो 4 बने हैं इन 4 डायप्लॉइड सेल्स का नाम रख दिया गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो 4 डायप्लॉइड सेल्स थे, यही 4 डायप्लॉइड सेल्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करके यह ग्रोथ कर लेते हैं। और जैसे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करके जब ये ग्रोथ कर लेते हैं तो यह जो फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज का मतलब कि जो 4 डायप्लॉइड सेल्स बना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा, और जो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है और ग्रोथ कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे बनते कितने हैं? 4। मैं वहां पे 4 में से केवल 1 का बात कर रहा हूं कि 1 से कितने स्पर्म बनेंगे। तो 4 में मैंने 1 को लिया जो ग्रोथ किया, और ग्रोथ करने के बाद बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसके अंदर जो होता है
मैच्योरेशन फेज जो होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लिकेशन में माइटोसिस डिवीजन होता है, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड किस फेज में होता है, तो उसका आंसर हमारा जाता है मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में दो डिविजन्स होते हैं, एक डिवीजन होता है फर्स्ट मियोसिस और सेकेंड होता है हमारा सेकेंड मियोसिस डिवीजन। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जब होता है तो डायप्लॉइड से यहाँ पे दो हाइप्लॉइड सेल्स बनते हैं, और ये जो दो बने तो प्राइमरी जब डिवाइड हुआ और दो सेल्स बनाया तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी डिवाइड हुआ तो क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और फिर इसमें जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है, इसके अंदर हो जाएगा सेकेंड मियोसिस डिवीजन। और जब इसमें सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है तो 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं, और जितने हैप्लॉइड होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स भी हैप्लॉइड होता है और डायप्लॉइड में क्रोमोसोम्स भी डायप्लॉइड्स होते हैं। तो जब ये 4 हैप्लॉइड्स बनाता है तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। अब यही जो 4 स्पर्मेटिड्स होते हैं, यही जो होता है इपिडिडाइमिस में जाता है। इपिडिडाइमिस जो होता है उसको वास डिफरेंस है सेमिनल वेसिकल्स में ले जाता है, जहां पे वो मैच्योर्ड हो जाते हैं। और जब भी वो स्पर्मेटिड्स मैच्योर्ड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्म। यानी स्पर्म जो है मैच्योर्ड फॉर्म है, जबकि स्पर्मेटिड जो है अनमैच्योर्ड फॉर्म को कहा गया है। और जब यह मैच्योर्ड होता है, ग्रोथ हो जाता है इसका, तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है तो वह प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डायप्लॉइड सेल्स से हमें कितने बने, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। मैच्योर्ड हो गया स्पर्मेटोजोआ। इस तरह से पर डे जो होता है एक टेस्टिस के अंदर 10 to the power 12 to 10 to the power 14 स्पर्म्स बनते हैं। और जब एक बार कोपुलेशन करते हैं, अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो तो आपका जो सीमेन बाहर आता है, स्पर्म और प्लाज्मा, तो उसमें अप्रॉक्सिमली जो होता है 20 to 40 करोड़ स्पर्म जो होते हैं आपके टेस्टिस से रिलीज हो जाते हैं। अब इतना करोड़ में याद रखिएगा कि जो 60% स्पर्म्स होते हैं वह बिल्कुल एक्टिव होते हैं, मोटाइल नेचर का होते हैं, वो तेजी से जो लोकोमोशन करते हैं। और फीमेल का जो जेनेटिलिया ट्रैक्ट होता है उसके अंदर वो लोकोमोशन करके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होना चाहते हैं। जबकि जो 40% होता है वह अगर नॉर्मल भी होता है फिर भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। अब ये जो स्पर्म बना यानी स्पर्मेटोजोआ जो बना, उसको आप एक सिंपल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है एक स्पर्म का बनाया हूँ। तो पूरे स्पर्म के जो होते हैं मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को मैं बोलता हूँ हेड है, नेक है, मिडिल पीसेस है एंड टेल्स है। अब ये जो देख रहे हो ये पूरे पार्ट्स को बोलते हैं हेड। यानी स्पर्म के हेड जो होता है इसमें इंक्लूड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। ये जो ऊपर देख रहे हो बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम रख दिया गया एक्रोसोम। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्पर्म का हेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि एक्रोसोम। और एक्रोसोम जो होता है यह बना होता है गोल्जी बॉडी से, जिसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। तो पूरे जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट का जो ऊपर वाला देख रहे हैं वो अपर पार्ट कैसा मिलेगा, बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर। और कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्रोसोम, याद रखिएगा। और एक्रोसोम किससे बना होता है, गोल्जी बॉडी से। अब नीचे में जो हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं साइटोप्लाज्म अगर होते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी क्रोमोसोमल मटेरियल है, डीएनए है, या बोल सकते हो जेनेटिक कंपोनेंट्स, तो जेनेटिक कंपोनेंट्स या क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक्रोसोम और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है जिसको हम लोग
हेड कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हेड का जो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जस्ट लाइक द हेड इज कॉल्ड नेक। एक क्वेश्चन आया था यहाँ से भी कि भाई नेक किससे बना होता है, तो याद रखिएगा कि नेक का फॉर्मेशन जो होता है वह सेंट्रियोल से होता है। नेक का फॉर्मेशन कौन करेगा? सेंट्रियोल। एक्रोसोम किससे बना होता है? गोल्जी बॉडी से। अब ये जो नेक का नीचे का पार्ट्स होता है इस सबको बोलते हैं मिडिल पीसेस। और मिडिल पीसेस जो होता है इसके अंदर बहुत सारा प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम लोग 9th में भी पढ़े थे, 11 में भी पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो क्या करता है कि जब स्पर्म आपका 60% जो मोर्टेलिटी थी, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मूवमेंट कर रही थी, वो बहुत तेजी से जो है मूव कर रही थी, तो वो सारा मूव करने वाला जो पार्ट्स था स्पर्म, वो करता कैसे? तो उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और स्पर्म को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो करता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। बाकी जो नीचे का पार्ट्स देख रहे हैं, लास्ट जो हमारा टेल है, ये उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन ये जो पार्ट्स होता है साइटोप्लाज्म का बना होता है। क्वेश्चन भी आया था कि भाई टेल पार्ट किससे बना होता है, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म का मिडिल पार्ट में कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक किससे बना होता है? सेंट्रियोल से। एक्रोसोम किससे बना होता है? गोल्जी बॉडी से। पूरे एक स्पर्म के कितने पार्ट्स हैं? 4 है। हेड होता है, नेक, मिडिल पीसेस एंड टेल्स। तो पूरा मैंने प्रयास किया हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपको मे भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कौन सी प्रॉब्लम हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स का जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।